देखिए ऐसा है कि लक्ष्य ज्योतिष संस्थान में आज आपको ये जो विशेष रूप से जो सूत्र समझाने का मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, वो प्रयास ये है कि जब कोई भी व्यक्ति कुंडली का रिसर्च करवाने, कुंडली दिखाने के लिए आप लोगों के पास जब आता है, तो जब आप वो प्लैनेट देखते हो तो उसके बाद आपको उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा और साथ में उसकी गोचरीय प्रकरण जो होता है, गोचरीय स्थिति को भी अवश्य चेक करना होता है। लेकिन मान लो कि अगर आपके सामने इस समय 4 व्यक्ति बैठे हैं और ये भी मान लो आपकी जो 4 व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं उन चारों के जो है वो लगन भी सेम है। अब एक बात और है कि मान लो कि उन चारों की महादशाएं भी सेम है, उनके बाद उनकी अंतरदशाएं भी सेम है, उनकी प्रत्यंतर दशाएं भी सेम है। लेकिन इसमें एक बात आती है कि चारों की जो समस्याएं हैं वो सेम नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, जब लगन एक है, प्लैनेट एक है, सारी चीज एक है, तो ये फर्क कहां पे आया? तो मैं इन्हीं बातों को आज आपको समझाने वाला हूं कि हम ये देखते हैं कि कई बार ज्योतिष व्यक्तियों की जो फलित है वो आपस में मैच नहीं कर पाती, कुछ परसेंटेज रह जाती है, कुछ परसेंटेज मैच कर जाती है। तो उसका अर्थ क्या होता है कि कुंडली के अंदर ज्योतिष के द्वारा उन सूत्रों को पूर्ण रूप से लागू ना किया जाना। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष के पास आता है तो उसका दायित्व जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति उसके पास अपनी कुंडली की लेके आया है, जो अपनी समस्याओं का समाधान लेने आपके पास आया है, तो ज्योतिष का ये कर्तव्य बन जाता है। कर्तव्य उसका 2 प्रकार से बनता है। पहला कर्तव्य तो समाज के प्रति बनता है, दूसरा कर्तव्य अपने इष्ट के प्रति भी बनता है कि प्रभु ने, उसके इष्ट देव ने जब उसको चुना, उस विद्या के लिए चुना, तो उसका कर्तव्य पालन पूर्ण निष्ठा रूप से वो करने का कर्तव्य उसका बनता है। तो अब बात आज हम कर रहे हैं आपसे कि सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है महादशा। अब मान लो कि कुंडली के अंदर यहाँ पे महादशा है, महादशेष मान लो कि यहाँ पे बृहस्पति की चल रही है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि इस बृहस्पति की जो 5 अवस्थाएं हैं, सबसे पहले तो हमारे को वो देखनी पड़ेंगी कि ये मृत है, वृद्ध है, युवा है, कुमार है, ये क्या है। ये सबसे पहली बात ये देखनी पड़ेगी। उसके बाद बृहस्पति को है तो इसको हमको देखना पड़ेगा क्या ये अस्त तो नहीं है। उसके बाद हमारे को ये देखना पड़ेगा ये प्लैनेट वक्री तो नहीं है। उसके बाद हमारे को ये देखना पड़ेगा कि जो इस घर के अंदर हमारे जो 2.25 नक्षत्र हैं, 2.25 नक्षत्र के जो 9 चरण हैं, उन 9 चरणों में से बृहस्पति किसके अंदर ये है। बात समझ में आ गई कि नहीं, इसको देखना पड़ेगा। दूसरी बात इसमें ये देखनी पड़ेगी कि अगर मान लो मैंने ये कहा कि तुला कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है और बृहस्पति की हम चर्चा कर रहे हैं, और बृहस्पति मैं ये कह रहा हूं कि उसकी प्लेसमेंट भी सेम कह दी मैंने एक बार के लिए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं इसके अंदर, मान लो कि अगर कुंडली के अंदर लगन जो है वो तुला का ही है, बृहस्पति है, और दूसरी बात इसमें आती है कि लगन की डिग्री कितनी है। इस व्यक्ति के पास जो है, इसके पास अपना लगन कितनी डिग्री का है, बृहस्पति इसको कितना प्रभाव दे सकता है। अगर अच्छा प्रभाव देगा तो इसको कितनी डिग्री पे देगा, अगर बुरा प्रभाव देगा तो भी कितनी डिग्री पे देगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब तीसरी बात इसमें ये आती है कि ये बृहस्पति जो है, इस बृहस्पति के ऊपर किस किस की दृष्टि पड़ रही है। मान लो यहाँ पे राहु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही। फिर दूसरी बात आती है बृहस्पति की युतियां किसके साथ है, ये भी हमारे को देखना पड़ेगा। जब हम युतियों को चेक करेंगे, बृहस्पति को चेक करेंगे, बृहस्पति हम ये देखेंगे कि ये कुंडली के अंदर तुला लगन में योग कारक तो नहीं होता, ये अकारक प्लैनेट है। क्या इसको प्लेसमेंट ऐसी मिली है कि जहां पे ये इसने अपने अकारक स्वभाव को त्याग करके क्या ये सब कंडीशन में आ चुका है। जब तक आपको इस तुला लगन से संबंधित प्लैनेट के योग कारक, अगर कई बार क्या होता है कि आप योग कारक की परिभाषा में चले जाते हो, जैसे सिंपल सी बात आती है कि हर प्रकार की लगन कुंडली होती है, ये आपके सामने पूरे के पूरे 12 के 12 जो है वो लगन है, लेकिन ऐसा पूर्ण रूप से सिद्धांत लागू नहीं हो पाता कि एक प्लैनेट जो है, जैसे मान लो कि अगर हम ये कहते हैं कि कर्क लगन की कुंडली है, अगर हम ये कहते हैं यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये योग कारक प्लैनेट है। अगर हम इस भाषा को समझेंगे, अगर बंदे का जन्म ही अमावस का है, अगर व्यक्ति का जन्म ही अमावस का है, अमावस पे चंद्रमा का क्या हाल है। बात समझ में आ गई कि नहीं। पहली बात तो ये हो गया।
तो उसकी योग कारकता कहाँ चली गई। अब मान लो कि अगर कर्क लगन का जो स्वामी चंद्रमा है उसकी युति शनि के साथ हो गई या उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई, तो उसकी योग कारकता कहाँ चली गई। मैंने माना इस बात को, समझाता हूं आपको कि 4 का अंक, 5 का अंक, चंद्र और सूर्य एक एक राशि के स्वामी, 6, 8, 12 का इनको दोष नहीं लगता, लेकिन कुछ कंडीशनों में लगता भी है, ये भी आपको समझाया जाएगा। तो मेरे कहने का जो असल मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि जब तक तुम किसी भी प्लैनेट की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा की परिभाषा में जाना चाहते हो, सबसे पहले ये चेक करो ये लगन कुंडली के अंदर कारक है, अकारक है, योग कारक है, ये नीच है, ये उच्च है, ये अशुभ है, या ये क्या है, ये कौन से घर का स्वामी है, और सबसे बड़ी मेन बात ये कौन कौन सी 2 उन भावों के राशियों का अधिपत्य लेके बैठा हुआ है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर मान लो कि बृहस्पति की जो है, बृहस्पति की महादशा लगी है तो वो 2 घरों का स्वामी हुआ ना, इसकी गणना भी आपको आनी चाहिए, पहले किसका फल देगा, दूसरा किसका फल देगा। इन चीजों का भी आपने ध्यान रखना है, तो इसलिए बहुत अच्छे ढंग से इस बात को समझिए।